हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे, स्टडी अच्छी चल रही होगी। और आज हम क्लास 11th के वेक्टर का यूनिट वेक्टर और रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर ये क्या होता है। रिजॉल्विंग, यूनिट, ठीक है, दो ही करेंगे टॉपिक्स आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यूज कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको और किसमें क्या डाउट्स है, वो मैं आपका क्लियर करूंगा। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। अब आप कहोगे व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो मैं कहूंगा यूनिट वेक्टर क्या है, ये अपने आप को खुद ही आइडेंटिफाई कर रहा है कि आई एम द यूनिट वेक्टर। यूनिट मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर मींस मेरे पास डायरेक्शन है। यूनिट यानी मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर मींस मेरे पास डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर हो गया। अब आपको होगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 एंड यूनिट वेक्टर हैव अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। फिर सुन लीजिए, the magnitude of unit vector is 1 and unit vector have a specified direction and it is generally denoted by n cap। इसको हम लोग n cap से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है और इसको n कैप से डिनोट करते हैं। अब n का मतलब n नहीं है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास कोई भी वेक्टर a है, जैसे आप देखो हमारे पास कोई भी वेक्टर है a, ठीक है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a, तो हम कहेंगे भाई यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a इज ए कैप। ए के ऊपर कैप पहना दो, हो गए यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर बी है, तो हम ये कहेंगे कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी इज बी कैप। जो भी वेक्टर है उसके ऊपर कैप पहना दो, वो बन गया यूनिट वेक्टर। तो आपने कहा चलो पहना तो दिया, केवल इतने से काम चल जाएगा? तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल नहीं चलेगा। चलेगा ही नहीं बिल्कुल। फिर तो फिर ये कि जैसे ए कैप की वैल्यू कितनी होती है, तो ए कैप की वैल्यू होती है वेक्टर ए अपान मॉड ए। या फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो वेक्टर ए अपान ए। मैंने कहा ना कुछ बुक्स में मॉड ए को ए से डिनोट किया गया है। उसी तरह सिमिलरली यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, वेक्टर बी अपान मॉड बी। कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग वेक्टर बी अपान बी। आपने कहा चलो भाई एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हमने कर दिया डिवाइड और ये बन गया यूनिट वेक्टर। आपने कहा ठीक है, लेकिन यार थोड़ा सा और अच्छे से कुछ क्लियर होना चाहिए। तो लो भाई थोड़ा अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए हमने कहा एक बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो मॉड भी क्या होगा, या सिंपल भी और मॉड भी, तो ये हो जाएगा अपना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आ गए वापस, यूनिट वेक्टर ऑफ भी इज इक्वल टू वेक्टर भी अपान मॉड भी। यानी वेक्टर भी क्या है भाई, ये है 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एंड वेक्टर भी क्या है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड 130 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये हो गया यूनिट वेक्टर। देखिए
इसका सॉरी इसका जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या है 1 और डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और एक स्पेसिफाइड हमें डायरेक्शन यहां पर मिल गया। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, कई बार आपको लगता है कि जैसे हमने लिखा वेलोसिटी, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, आगे कुछ यूनिट ठीक है, ये है अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके आगे है कुछ यूनिट, तो क्या यहां यूनिट नहीं होगा? तो आंसर होगा नो। यहाँ पे केवल और केवल 1 रहता है बस, और किसी की जगह नहीं है। यूनिट वेक्टर कहता है हम तो अकेले रहेंगे, आगे कोई यूनिट लगाने की गलती मत करना, डायरेक्शन लगाओ क्योंकि मेरे नाम के आगे है वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपसे ये कहेंगे कि कोई भी क्वांटिटी है अगर वो स्केलर है, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया किसका? यूनिट वेक्टर का, तो क्वांटिटी कन्वर्ट हो गई और किसमें कन्वर्ट हो गई? ये क्वांटिटी बन गई वेक्टर, यानी स्केलर क्वांटिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर क्वांटिटी बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। लेकिन एक चीज याद रखना यार, ऐसा नहीं है कि सबको कर दोगे। जैसे डिस्टेंस में आपने यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के लिए स्पीड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी हो गई वेलोसिटी, हो गई। अब टाइम में थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा? नहीं बनेगा। मास में मल्टीप्लाई का यूनिट वेक्टर का नहीं बनेगा, मींस करेंगे ही नहीं, क्वांटिटी कन्वर्ट होने वाली होनी चाहिए। जैसे यहां पे ए है, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया यूनिट वेक्टर का, ये बन गया वेक्टर ए। समझ में आई बात? ये मान लीजिए स्पीड है, इसमें मल्टीप्लाई किया यूनिट वेक्टर एन कैप, ये बन गया क्या? वेलोसिटी वेक्टर। ये डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई किया यूनिट वेक्टर का, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये तरीका होता है, किसी स्केलर में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करो, वेक्टर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज आपको और बताएं, जब हम देखते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 होते हैं एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, it is the y-axis and it is the z-axis। तो हमेशा याद रखिएगा कि x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम डिनोट करते हैं आई कैप से। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, कॉपीराइट है आई का, कोई और नहीं आ सकता भाई। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है तो आई कहता है कि मैं ही रहूंगा। तो जब एक को कॉपीराइट मिल गया तो ये दोनों एक्सिस भी चिल्लाने लगे भाई हमें भी कुछ दो, तीनों भाई है ना, एक को मिला तो उनको भी, फिर इनको भी, सबको तो देना पड़ेगा कि नहीं। तो इन्होंने कहा चलो भाई अगर इनको दे दिया तो तुम्हें भी दे दिया हमने। वाई एक्सिस को एक मिल गया यूनिट वेक्टर जे, ये होता ही है। जिस तरह एक्स एक्सिस का कॉपीराइट आई कैप है, उसी तरह वाई एक्सिस का कॉपीराइट हो गया जे कैप। अब जब ये दोनों हो गए तो जेड ने कहा कि यार हम कौन से बुरे हैं, हमसे कौन सी दुश्मनी है? तो वाह भैया तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लो तुम्हारा एक हो गया के। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ये होता है आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस ये होता है जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस एंड इट इज द के कैप। और जो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो इनके अंदर है, मॉड आई यूनिट वेक्टर है 1 होगा, मॉड जे यूनिट वेक्टर है 1 होगा, मॉड के इसका भी 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, चाहे आई हो, चाहे जे हो, चाहे के हो। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? मॉड आई इक्वल टू मॉड जे इक्वल टू मॉड के, और ये हो गया 1, इट इज द
यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बात करने जा रहे थे, जो आपको समझा रहे थे यूनिट वेक्टर के बारे में। बात आती है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। ये ऐसी चीज है जो कि एक तरह से बहुत जरूरी पार्ट है वेक्टर के लिए। कई लोग कर भी लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। अब रिजॉल्विंग का मतलब क्या है? रिजॉल्विंग का मतलब ये है, रिजॉल्विंग ये कहता है कि देखो यार वेक्टर भाई, तुम चाहे सीधे चलो, लेकिन हमें एक्स एक्सिस से होके जाना है, वाई एक्सिस से होके जाना है और जेड एक्सिस से होके जाना है। बात आई समझ में? हमें ऐसे नहीं चलना। अब आप कहोगे भाई इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गई अपने पास कोई फील्ड। ठीक है, यहां पे ये हो गई कोई फील्ड। तो एक आदमी यहां से शुरू किया ए से, और ए से होते हुए कहां चले गए? बी पर। आप चले गए ए से बी। तीनों ने कहा नहीं भाई हमें तो ऐसे नहीं जाना। अगर हमने ये मान लिया कि ये जो है वो क्या है? एक्स एक्सिस, और ये जो है वो क्या है? वाई एक्सिस। तो हम पहले एक्स में जाएंगे और फिर वाई में जाएंगे। तो एक्स में जो चलोगे वो एक्स एक्सिस पर हो गया, वाई में जो चलोगे वो वाई एक्सिस पर हो गया, और यही है रिजॉल्विंग। आप सीधे यहां से यहां गए, उसका वहां तक जाने के लिए आप कितना एक्स में चलना पड़ा, कितना वाई में चलना पड़ा, ये होता है रिजॉल्विंग। ठीक है, तो डायरेक्ट चले गए। ठीक है, मान लो डायरेक्ट चले गए 5 मीटर, तो एक्स में आपको चलना पड़ा 4 मीटर, वाई में चलना पड़ा 3 मीटर। पाइथागोरस लगा दो, 4² + 3² = 5²। तो रिजॉल्विंग ये कहता है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्स वाई प्लेन में गए और ये डिस्टेंस 5 मीटर है, तो इसका रिजॉल्विंग एक्स में 4 मीटर और वाई में 3 मीटर होगा। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी सीधे चला गया। रिजॉल्विंग एक कहता भैया एक्स और वाई से होके जाओ, तो जब हम एक्स में गए तो 4 मीटर चले, वाई में कितना चलना पड़ा? 3 मीटर, तो हमने 5 मीटर कवर कर लिया। तो इसका सीधा सा मतलब है, सीधा सा मतलब समझिएगा कि 5 का रिजॉल्विंग एक्स पर कितना होगा? 4, और वाई पे हो जाएगा 3। ऐसे ही कुछ हाइट कवर करोगे तो जेड में भी आ जाएगा। बात समझ में आई? सिंपल है। आपने कोई भी डिस्टेंस, वेलोसिटी, फोर्स कवर किया, तो उसका कितना पार्ट एक्स में है, कितना पार्ट वाई में है, कितना पार्ट जेड में है, ये हो गया रिजॉल्विंग। ठीक है, तो अब हम आते हैं रिजॉल्विंग के लिए कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास, अगर हम ये करें यहां से, तो ये जैसे आपके पास है वाई एक्सिस, और ये जो है ये है एक्स एक्सिस, ये जो है ये है वाई एक्सिस। तो अगर हम इसको देखें वाई और एक्स एक्सिस को, तो हमने क्या मान लिया कि ये हो गया एक्स एक्सिस, अरे यहां पे ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो क्या हुआ कि हमने एक वेक्टर लिया, हमने एक वेक्टर ले लिया। वेक्टर कौन सा लिया? मान लीजिए ये हमने वेक्टर ले लिया। ठीक है, ये वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम रख दिया वेक्टर पी। ठीक है, अब ये जो वेक्टर पी है, हम ये मान लेंगे कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने।
वेक्टर P में एक जैसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिया। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो हम दूसरा डायग्राम ऐसे यूज कर सकते हैं, एक यहां से और एक यहां से पॉइंट ले लिया हमने, और यहां पर एक, ऑब्वियसली ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। कितना हो गया? थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं। हमने इसका नाम लिख दिया O, इसका नाम लग दिया A, एंड इट इज द B। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है किस पर, एक्स एक्सिस पे, तो इसको हमने एज्यूम किया इट इज द एक्स, और ये जो है वाई। तब हम रिजॉल्विंग की बात करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये समझिए। हमने क्या किया कि यहां से वेक्टर P किसके इक्वल होगा, वेक्टर OB के। अगर आपको यहां कोई दिक्कत आ रही है तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। तो मॉड P क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा सिंपल OB। ठीक है, फिर अब आते हैं यूनिट वेक्टर का खेल, यहां से स्टार्ट हो रहा है। रिजॉल्विंग में यूनिट वेक्टर जरूरी है, इसीलिए मैंने यूनिट वेक्टर पहले कराया था। अब देखो एक बात तो है, स्केलर इनटू यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, स्केलर इनटू यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर। ठीक है, स्केलर में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो गई, वेक्टर में। अब अगर आप यहां पे देखो तो P वेक्टर है तो OB वेक्टर है, लेकिन मॉड P के लिए OB क्या हो गया, स्केलर, यानी O से B तक की लेंथ हमारी क्या हो गई, स्केलर। अब आते हैं हम यहां से यहां तक, अब कैसे, स्केलर हमने ले लिया OA, उसमें मल्टीप्लाई किया यूनिट वेक्टर का, तो ये क्वांटिटी कन्वर्ट हो गई वेक्टर। अब हो गई यार, ये ठीक तो है, कुछ सुना सा लग रहा है, तो हम यही कहेंगे बिल्कुल सुना सा लग रहा है। अभी आपको बताया था ए में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो क्वांटिटी क्या बन गई, वेक्टर। बी में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी क्या बन गई, वेक्टर। तो यार अगर बी में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो क्वांटिटी हो गई वेक्टर, तो यार ओए कहेगा हमसे कौन सी दुश्मनी है भाई, ओए में भी यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, वेक्टर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ओए किसके इक्वल है भाई, ओए जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के। यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पर क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको पता है, वो होता है आई कैप इक्वल टू ओए वेक्टर। क्लियर है, कमेंट्स में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएं। सेम, फिर वही चीज ए बी इंटू यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर। तो ए बी क्या है, वाई, यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर, देखो ये वाई एक्सिस पर है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे इक्वल टू ए बी, ये भी आ गया। अब ये दो अलग अलग तो आ गए। अब जैसा कि आपको पता, स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया था ओए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, स्टार्टिंग में किया था, नहीं है तो स्टार्टिंग लेक्चर आप देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, आप यहां देखिए, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। आपको थोड़ा सा हम याद करा दें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेक्टर आर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर, याद आया।
नहीं आया हो तो थोड़ा सा और देख लो, इसका नाम लिख दे P, इसका B, इसका C। तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर PB, प्लस वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर BC, इक्वल टू वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर PC। याद आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर, वेक्टर ए हो गया वेक्टर PB, वेक्टर बी हो गया वेक्टर BC, एंड वेक्टर आर हो गया वेक्टर PC। यही तो यहां किया, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। अब हम आते हैं रिजॉल्विंग के अपने एक्चुअल कंडीशन पे। ओए वेक्टर क्या हो गया भाई, आप बताइए, ओए वेक्टर क्या होगा। ओए वेक्टर कहेगा देखो भाई एक्स के साथ हमें रख लो, तो ये हो गया एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, प्लस ए बी वेक्टर क्या होगा, वाई जे कैप, इक्वल टू ओ बी वेक्टर क्या होगा, पी। हो गया रिजॉल्व। वेक्टर पी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर पी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ये हो गया वेक्टर पी। ठीक है, पाइथागोरस भाई, उनको भी अब परपेंडिकुलर आ गया यार, तो ये कहेंगे यार हमें भी तो कम से कम कुछ याद कर लो, बड़ी मेहनत किया है तुम लोगों के लिए। तो चलो हम पाइथागोरस को बुलाते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस आ गए यहाँ पे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखिएगा एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी आपको, ओ बी किसके इक्वल है, मॉड पी के, इक्वल टू अंडर रूट ओ ए किसके इक्वल है, एक्स के, और ओ ए बी कितना है, वाई स्क्वायर। मिली ना इंटरेस्टिंग चीज। वेक्टर पी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, एंड मॉड पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर ये एंगल थीटा हो तो टेन थीटा कितना होगा भाई, परपेंडिकुलर अपान बेस, ते हो गया वाई अपान एक्स, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, ये थीटा हो गया। जरूरी थोड़े है कि एक्स एक्सिस से ही हमेशा एंगल बनेगा। यहां पे मान लीजिए वाई एक्सिस से एंगल बन गया अल्फा, फिर देखिए एक्स एक्सिस से बनेगा तो एक्स नीचे रहेगा, मतलब वाई एक्सिस से बनेगा तो वाई नीचे रहेगा। कैसे, ये हो गया अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स अपान वाई। हाँ भाई देखो बिल्कुल, टेन इनवर्स एक्स अपान वाई। तो ये हो गया रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर पी को एक्स और वाई में हमने कर लिया। इस पर एक छोटा सा चीज देख ले रहे हैं, देखिए जैसे इन्होंने कहा कि एक वेक्टर ए की वैल्यू है 2i प्लस 7j। अब ये कह रहे हैं कि एक काम करो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। हमने कहा चलो निकाल लेते हैं, और इसका एंगल निकाल लो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से भी निकाल लो यार। कहा चलो जैसी आपकी मर्जी। तो याद है यार, वेक्टर पी क्या लिखा था हम लोगों ने, ये लिखा था एक्स आई प्लस वाई जे, और मॉड पी क्या था, मॉड पी था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एंगल किसके साथ, एंगल जो था विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस क्या था, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, और एंगल विथ
वाई एक्सिस क्या था, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान वाई। एक्स एक्सिस के साथ था तो एक्स नीचे था, वाई के साथ था वाई नीचे था, यही बताया था मैंने। तो यार जब ये बताया था तो चलो इसका यूज भी कर लेते हैं। तो मॉड ए कितना होगा भाया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया रूट 53। ठीक है, और फिर एंगल विथ एक्स एक्सेस, ध्यान से देखना, ये x का पार्ट है, y का पार्ट है, i के साथ जो होता है x का पार्ट होता है, y के साथ जो होता है वो j का पार्ट हो गया। ठीक है, तो एंगल विथ x एक्सिस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना, x का पार्ट नीचे रहेगा, x के साथ हो रहा है तो 2 को भेज दिया नीचे और ये हो गया 7। और अगर कहें कि एक काम करो, फाइंड करो एंगल विथ y एक्सिस, हमने कहा लो भाई अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स। अब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई को नीचे भेज दो 7, वाई के जो जे के साथ है वाई हो गया और ये हो गया 2। ठीक है, इतना हो गया। अब एक छोटा सा और देखते हैं। ठीक है, और ये हम देखते हैं आपका, चलो छोटा सा और देखते हैं, फिर एक्स वाई और जेड एक्सिस भी देखेंगे, लेकिन ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। ये है इफ वेक्टर पी इक्वल टू 4i minus 3j, find the magnitude of vector p and angle of vector p with x axis, और फिर y से भी निकाल लेते हैं यार। ठीक है, तो चलिए मॉड p इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, नहीं प्लस करेंगे और ये -3 का स्क्वायर करेंगे। आप कहोगे यार ये क्या कर दिया आपने यहाँ माइनस के, तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। x में आप गए 4 और y में आप आ गए कितना, -3, और ये आपका मॉड p है भाई। तो माइनस का मतलब आप नीचे गए y एक्सिस में, लेकिन लेंथ तो कवर किया ना, इसीलिए -3 का स्क्वायर, और इस तरह से मॉड p हो गया √16 + 9 एंड इट इज द √25, और इसको हमने लिख दिया 5। इसकी पूरी उम्मीद थी कि आप लोग गलत कई बार करते हो, 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर एंड इट इज द √7। हमने तो सही कर दिया, टीचर ने क्यों काट दिया, तो टीचर ने इसीलिए काट दिया क्योंकि टीचर का मतलब ये था और आपका मतलब गलत। ठीक है, अब हम आते हैं एंगल किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस। हमने आपसे क्या कहा था, जब ये करेंगे तो i के साथ जो होता है x होता है और j के साथ जो होता है y, लिख मत देना तुम लोग, दिमाग में रखना। ठीक है, तो यहां पे हम निकालें पहले थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, x के साथ है तो ये नीचे रहेगा 4 और ये हो गया -3, और लास्ट एंगल विथ y एक्सिस क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स। अब y के साथ करें तो y को नीचे भेज दो यानी -3 और ये ऊपर हो गया, ये हो गया। सिंपल है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, अगले लेक्चर में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।